हेलो दोस्तों। तो आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगली क्लास है और इससे पहले क्लास में हमने होम रूल लीग के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। उसकी स्थापना किसने की थी और उसका गठन कहाँ हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि उनकी शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है, उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी की शिक्षा कहाँ हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, ये आपकी राजकोट में हुई थी, गुजरात में हुई थी। ठीक है, राजकोट गुजरात में हुई। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है, तो बैरिस्टर की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री उन्हें लंदन से मिली। ठीक है, लंदन से मिली। उसके बाद उनकी बुक्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी बुक्स उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो सबसे पहली बुक जो हम लिखेंगे वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इस पुस्तक को तो इसका नाम हो जाएगा सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये इस पुस्तक का हिंदी में नाम है। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी अनासक्त योग। ठीक है, अनासक्त योग और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंदू स्वराज एंड सप्त महाव्रत। ठीक है, ये सब कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। उनमें से नाम लिखिए आप, अनासक्त, अनासक्त योग। ठीक है, इसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। चलिए लाइन से लिख देता हूँ इसको तो आपको लिखने में आसानी होगी। बुक नंबर फर्स्ट जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, बुक नंबर सेकेंड अनासक्त योग। बुक नंबर थर्ड हो जाएगी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, इसके अलावा सुनो विद्यार्थियों, ये भी पुस्तक है, सुनो विद्यार्थियों। और इसके अलावा हिंद स्वराज प्रमुख पुस्तक है उनकी। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, इस पुस्तक की रचना हुई थी 1909 में हुई थी। लंदन से साउथ अफ्रीका ट्रैवल करते हुए महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो ये गांधी जी द्वारा रचित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, और इसके बाद महात्मा गांधी में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि किन व्यक्तियों का प्रभाव महात्मा गांधी जी के चरित्र पर पड़ा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के कैरेक्टर पर कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव पड़ा था महात्मा गांधी जी के ऊपर। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला नाम आता है टॉलस्टॉय का।
टॉलस्टॉय, ठीक है। तो टॉलस्टॉय का जो एक लाइन है जिसने गांधी जी को प्रभावित किया था, टॉलस्टॉय ने कहा था कि ईश्वर का राज हमारे भीतर है, ठीक है। ये टॉलस्टॉय की कही हुई एक लाइन है जिसका इम्पैक्ट गांधी जी के जीवन पर पड़ा था, ठीक है। जो सेकेंड पर्सन जिनसे गांधी जी इफेक्टेड थे, प्रभावित हुए थे, वो उनका नाम है जॉन रस्किन, ठीक है। शारीरिक परिश्रम, ठीक है। शारीरिक परिश्रम करने की जो प्रेरणा मिली थी, जो मोटिवेशन मिला था, वो जॉन रस्किन की एक किताब है अनटू द लास्ट, ठीक है। उस बुक से प्रभावित हुए थे गांधी जी। तो पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट, ठीक है। तो ये पुस्तक जॉन रस्किन की है, अनटू द लास्ट, ये बुक का नाम है, ठीक है। ये बुक की रचना किसने की है? जॉन रस्किन ने, जॉन रस्किन, ठीक है। तो जॉन रस्किन ने इस बुक की रचना की है और इस बुक से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी जी। शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली थी इसी किताब से, शरीर से मेहनत करने की। तीसरा व्यक्ति जिससे प्रभावित थे थोरो से, ठीक है। थोरो से, एक फिलोसफर है थोरो। तो सविनय अवज्ञा जो मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में, तो इस आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी वो थोरो के चीज़ों को या नॉवेल्स को पढ़ के मिली थी। मतलब थोरो से प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है महात्मा गांधी जी की, वो अहिंसा है, ठीक है। जब हम अहिंसा का शब्द सुनते हैं, जब बेसिकली इतिहास पढ़ रहे होते हैं, आधुनिक इतिहास, ठीक है, या वैसे भी सोशल लाइफ में, तो अहिंसा की जब बात होती है अपने क्रांतिकारियों के उसमें, तो महात्मा गांधी जी की इमेज साफ आती है। तो महात्मा गांधी जी का जो मेन कैरेक्टर दिखता है वो अहिंसा वाला जो एक स्लोगन है या एक जो पॉइंट है, वहाँ से महात्मा गांधी जी की पहचान ज़्यादा होती है। तो जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रहण किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसके अलावा ये तो पॉइंट हो जाएंगे कि गांधी जी के जीवन पर प्रभाव किनका पड़ा था, कौन कौन से ऐसे लोग थे। इसके अलावा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, यानी गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक लिख लीजिए, राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे जो मुख्य पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें बेसिक हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो नेहरू जी ने एक लाइन कही थी
उन्होंने कहा था कि द लाइट गॉन फ्रॉम आवर लाइफ्स, मतलब हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जीवन है, उससे प्रकाश चला गया। ठीक है, द लाइट गॉन फ्रॉम आवर लाइफ्स। ठीक, तो इसको लिख लीजिए कि इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गोली मार कर हत्या की गई थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे। जो मेन रीज़न था वो ऐसा मान सकते हैं कि बंटवारे की वजह से, या और भी कुछ रीज़न थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का भी इसमें एंगल था, और भी उस टाइम के जो करंट के जो काफ़ी मुद्दे थे, उस वजह से इन्होंने गोली मारी थी। और तो डेथ के टाइम पर नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, नेहरू ने कहा था, क्या बोला था? द लाइट गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स, द लाइट गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी से या हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, ये लाइन कही गई थी। अब इसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सी उपाधियाँ या कौन कौन से नाम से गांधी जी को सम्मानित किया गया, या किन किन नामों से बुलाया गया और किसने बुलाया, उन सब के बारे में, जो कुछ मुख्य नाम है उनके बारे में जानेंगे। देखिए, कैसर ए हिंद, ठीक है, कैसर ए हिंद, ये उपाधि मिली थी गांधी जी को जब प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेज़ों की मांग को स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने भारतीयों से कहा था कि सेना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती हो सके। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ऐसा गांधी जी ने कहा था, मोटिवेट किया था भारतीयों को कि सेना में भर्ती हो चाहिए। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर थे भारत के, तो उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था गांधी जी को। उसी समय भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था गांधी जी को। ठीक है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। तो कैसर ए हिंद और भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ठीक है, ये दो जो उपाधियां हैं ये मिली हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, ये जो पहली उपाधि है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा कुली बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर भी कहा गया। ये नाम दिया था गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के एक जज थे, उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट ने, ठीक है, उनको ये नाम दिया था। इसके अलावा मलंग बाबा भी कहा गया, ये कबायलियों ने कहा था। बापू कहा था, आप कह सकते हैं कि CF एंड्रोज या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो आप इसको लिखिए मलंग बाबा, मलंग बाबा कबायलियों द्वारा कहा गया, कबायलियों द्वारा कहा गया। ठीक है, इसके बाद देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर, ये कहा था विस्टन चर्चिल ने। ठीक है, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर विस्टन चर्चिल ने कहा था। इसके अलावा दूसरा आता है, इसी से मिलता जुलता आता है, अर्धनग्न फकीर। ठीक है, अर्धनग्न मीन्स अर्धनग्न फकीर, तो ये भी कहा था
विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था, विंस्टन चर्चिल। ठीक है। इसके अलावा भिखारियों का राजा कहकर संबोधित किया था मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को। ठीक है। तो भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा गांधी जी को बोला था मदन मोहन मालवीय जी ने बोला था, मदन मोहन मालवीय इन्होंने कहा था। इसके अलावा राष्ट्रपिता सभी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा था गांधी जी को, इसको लिख लीजिए। देखिए राष्ट्रपिता सभी जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा था गांधी जी को, लॉर्ड माउंट बैटन। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, या कहिए कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो भी लॉर्ड माउंट बैटन हो जाएगा। ठीक है। महात्मा इनको रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, लिख लीजिए इसको भी। महात्मा कहा था रवींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। महात्मा कहा था रवींद्रनाथ टैगोर जी ने, और राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। तो ये कुछ उपाधियां हैं, संबोधन में कहे गए नाम हैं जो गांधी जी को कहे गए हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लिख लीजिए। इसके बाद इसमें कुछ जैसे कि ये आप याद कर सकते हैं कि देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर, ये दोनों ही विंस्टन चर्चिल ने कहा है। महात्मा इनको कहा गया था चंपारण आंदोलन के बाद, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में कुछ और बेसिक बातों को जो महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1915 में वापस आते हैं। ठीक। और जिस वर्ष महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाएंगे 1893 में, ठीक है, उसी वर्ष एनी बेसेंट भारत आएंगी आयरलैंड से। ये आपको एक ट्रिक वाइज है, याद रखना है, कॉन्सेप्ट है कि जिस वर्ष महात्मा गांधी भारत से साउथ अफ्रीका जाएंगे 1893 में, उसी वर्ष एनी बेसेंट भारत आएंगी। कहाँ से आएंगी? आयरलैंड से आएंगी। ठीक है। कब आएंगी? 1893 में आएंगी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। आपको यहीं पे लिखना है एरो लगा के अपने नोट्स में, अगर आप बना रहे हैं तो, कि इसी वर्ष एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी। ठीक है। वापस कब आए थे इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। गए थे 1893 में और वापस आए थे 1915 में आए थे। ठीक है। आप साथ में इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। इसके बाद जब 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो 1894 में 1894 में साउथ अफ्रीका गए हैं। ठीक है। तो जो भी अभी काम होंगे 1915 के पहले तक, तो वो सारे काम दक्षिण अफ्रीका में ही होने वाले हैं। तो 1894 में ये साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन
नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कांग्रेस की स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और यहीं पर अखबार निकालते हैं, जैसा अखबार का नाम होता है। साउथ अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करते हैं महात्मा गांधी, जिसका नाम होता है इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ये न्यूज़पेपर का नाम है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में पब्लिश करवाया गया था। अब ये किस भाषा में था? तो गुजराती में भी था, हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था और तमिल में भी था, ठीक है, 4 लैंग्वेजेस में था। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। ये कहाँ पे स्थापना होती है? डरबन में। डरबन एक शहर का नाम है जो साउथ अफ्रीका का एक शहर है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि गांधी जी का प्रथम आश्रम कौन सा था, तो आप बताएंगे फीनिक्स आश्रम, ठीक है, भारत देश के बाहर, ठीक है। और फीनिक्स आश्रम को 2022 में रीओपन किया गया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा 1906 में इनका पहला सत्याग्रह होता है भारत के बाहर, साउथ अफ्रीका में होता है। लिखिए यहाँ पे 1906 में प्रथम सत्याग्रह, लेकिन ये कहाँ पर होता है? प्रथम सत्याग्रह इन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये भारत के बाहर ये इनका प्रथम सत्याग्रह 1906 में होता है, ठीक है। और इस सत्याग्रह के लिए 1908 में इनको पहली बार जेल होती है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि पहला सत्याग्रह कौन सा है, कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, भारत के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। प्रश्न बनेगा कि प्रथम बार जेल कब हुई? तो इसी सत्याग्रह की वजह से, तो इस सत्याग्रह के कारण 1908 में पहली बार जेल हुई, ठीक है। 1908 में पहली बार जेल जाते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1900, इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि 1910 में, ठीक है, क्या करते हैं? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना होती है वहाँ पे, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। इनका एक मित्र था जिसका नाम था कॉलिन बाख, ठीक है, जर्मन था एक, ठीक है। तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना अपने जर्मन शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार था, उसकी सहायता से करते हैं। 1910 में कर रहे हैं अपने जर्मन शिल्पकार मित्र, जर्मन मित्र कॉलिन बाख की सहायता से, ठीक है। इसके बाद 1914 में, देखो 1914 तक क्या होता है, देखो 1915 में तो भारत आ जाएंगे वापस। तो गांधी जी ने 1914 तक साउथ अफ्रीका में जितने भी कानून चल रहे थे, जो भारतीयों से भेदभाव जिन कानूनों की वजह से हो रहा था
साउथ अफ्रीका में, उन सभी कानूनों को लगभग ख़त्म कर दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और 1915 में 21 वर्ष के बाद, 1915 में 21 वर्ष बाद भारत आते हैं। भारत वापस आए, ठीक है। तो 1915 में वापस आते हैं 21 वर्ष बाद। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स में हिस्सा लिए गांधी जी ने और कौन कौन से मूवमेंट्स को लीड किया था। तो सबसे पहला जो उनका मूवमेंट होता है वो चंपारण मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट नंबर फर्स्ट है वो आपका है चंपारण आंदोलन। चंपारण जो है एक स्थान का नाम है, ये आपका पड़ता है कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। वजह क्या थी, वजह थी कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय किसानों से बेसिकली चंपारण में था, बिहार में, ऐसा कि उनके जो खेती थी, उनका जो खेत थे, उनके तिहाई हिस्से पर नील की जो खेती थी वो ज़बरदस्ती करवा रहे थे कि अगर आपके पास 20 हिस्से की भूमि टोटल है तो उसके तीसरे हिस्से पर आपको, मतलब 20 में से 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती खेती करवा रहे थे क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी नील की, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो रीज़न था चंपारण आंदोलन का, क्या था कारण, तो नील की खेती, नील की जो खेती करवाई जा रही थी ज़बरदस्ती, ठीक है। और तिनकठिया पद्धति, जो मैंने बताया आपको कि तीसरा हिस्सा टोटल 20 का, ठीक है, 20 हिस्सा जो टोटल है उसके तीसरे भाग पर आपको नील खेती करनी है, ठीक है। तो ये जो समस्या थी इसको गांधी जी के समक्ष रखा था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। ये जो समस्या थी वहाँ के किसानों की, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने इस समस्या को गांधी जी के सामने रखा था। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से, और तो इस समस्या से अवगत कराया गया था गांधी जी को कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, तो अगर आप आएँ तो वहाँ के जो किसान हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी, वो इकट्ठा होकर इस चीज़ का विरोध कर पाएंगे आपके नेतृत्व में, ठीक है। तो आपको लिखना है कि गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए थे। आपको लिख लेना है कि इनकी मुलाकात जो थी वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। ये आपको अपने मन से आपके नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो परिणाम क्या हुए थे, ठीक है, जब गांधी जी वहाँ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है, वहाँ के जितने भी किसान हैं वो इकट्ठा होकर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन करेंगे, तो ब्रिटिश सरकार थोड़ी सी जागृत होगी, चीज़ों को समझेगी कि जो विरोध हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस पर एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, गांधी जी को भी उस कमीशन का सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम, रिजल्ट। तो इसका पहला जो परिणाम था वो था गांधी जी की सदस्यता वाले एक
कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक कमीशन या एक जांच समिति का गठन होगा। एक जांच समिति का गठन, ठीक है, उसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। इसके बाद क्या होता है, तिनकठिया जो पद्धति है, तिनकठिया पद्धति वो समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा क्या हो जाएगा कि बगान को जो मालिक हैं, ठीक है, जो नील खेती करवाते थे, ठीक है, बगान मीन्स जहाँ ज़्यादा संख्या में खेत है, ठीक है, बगान मालिकों को जो उन्होंने अवैध वसूली की थी किसानों से, उसका 25% किसानों को वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, बगान मालिकों को अवैध वसूली का 25%, ठीक है, 25% यानी 1/4 जो हिस्सा है वो लौटाना पड़ेगा। 25% हिस्सा लौटाना पड़ेगा, किसको? किसानों को लौटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका चंपारण आंदोलन का एक ओवरव्यू है। ठीक है, ऐसा हुआ था कि नील की खेती जो थी वो जबरदस्ती करवाई जा रही थी, और इसमें क्या था और तिनकठिया पद्धति में 20 अगर हिस्से हैं तो उसके तीसरे हिस्से पर आपको ये खेती करनी पड़ी, नील खेती। गांधी जी राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पर चंपारण गए थे। ठीक है, उसके बाद जागने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किया, और उसके जो परिणाम आए वो ये थे कि गांधी जी की सदस्यता वाली एक जांच समिति का गठन किया जाता है, उसमें गांधी जी भी सदस्य होते हैं। उसके बाद तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी जाती है इस आंदोलन के बाद, और जो बगान मालिक हैं, बगान क्या बताया कि जहाँ पर जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे खेतों का एक समूह, 10 करोड़ बगान, बगान मालिकों को अवैध वसूली का जो 25% जो हिस्सा है वो वापस लौटाना पड़ेगा किसानों को। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास छोटी रहने वाली है, और नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर करें और चैनल को ग्रो होने में थोड़ी सहायता करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।